नमस्कार मित्रों, आज मैं प्रोफेसर रमा, प्राचार्य हंसराज कॉलेज, आप लोगों से हिंदी सिनेमा की भाषा यात्रा पर बात करूंगी। जब हम भाषा यात्रा की बात करते हैं तो स्पष्ट है कि इसको हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है आज़ादी से पहले की भाषा। तो उसी भूमिका पर बात करते हुए हम भाषा की परिभाषा पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे और फिर देखेंगे कि आज़ादी से पहले हिंदी सिनेमा में भाषा की यात्रा कैसी रही है। व्याख्यान के प्रारंभ में ही आप देखिए कि आपको ये कुछ फिल्मों के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से पोस्टर भी भाषा व्यक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हिंदी सिनेमा में भाषा की यात्रा बड़ी रोमांचक है। 1913 से 1934 तक सिनेमाई भाषा के कई रूप देखने को मिलते हैं। मूक फिल्मों के दौर में मात्र 20 वर्ष में ही लगभग 1500 फिल्मों का निर्माण हुआ। निश्चित रूप से इन फिल्मों की लोकप्रियता भाषा से ही तय होती थी। मौन रूप में जो जितना अधिक अभिव्यक्त हो पाया वह उतना ही अधिक समझा गया। मूक भाषा की ताकत इन फिल्मों के माध्यम से समझी जा सकती है। सवाक फिल्मों से भाषा की नई यात्रा शुरू होती है, जो अब तक विविध रंगों में हमारे सामने आ चुकी है। आप में से अधिकांश जानते होंगे कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा का प्रयोग मानव जीवन की सर्वाधिक आवश्यक प्रक्रिया है। मनुष्य को प्रकृति द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार भी है। भाषा का आरंभ मानव की उत्पत्ति के साथ ही आरंभ हो चुका था। उसने अपने जानने, समझने और अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग किया। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, समझना, साथियों, यह सब भाषा द्वारा ही संभव है। बच्चा जिस परिवार में रहता है उसी से भाषा का अर्जन करता है। उनके साथ रहकर, उनकी बातों को सुनकर उनका अनुकरण करता है। धीरे धीरे वह अपने आसपास की भाषा में पारंगत हो जाता है। इस प्रकार देखें तो भाषा के लिए कहा जा सकता है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावों की अभिव्यक्ति करता है। एक समय के बाद भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रह जाती, बल्कि हमारी अस्मिता के लिए ढाल भी बन जाती है। जिस समाज की कोई भाषा नहीं होती, उसका अपना कोई अस्तित्व भी नहीं होता। भाषा एक और जहाँ आंतरिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, वही बाह्य जगत के लिए अनिवार्य भी है। व्यक्तित्व का निर्माण भी भाषा द्वारा ही संभव है। भाषा हमारे सर्वांगीण विकास, अस्मिता तथा सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता का भी साधन है। मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को दो प्रकार से प्रकट करता है, जिनमें पहला है मौखिक रूप से तो मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों या मनोभावों को बोलकर प्रकट करता है। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब श्रोता सामने हो। इस माध्यम का प्रयोग फिल्म, नाटक, संवाद एवं भाषण आदि में अधिक होता है। दूसरा, जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो हो गया लिखित भाषा। भाषा के लिखित रूप में लिखकर या पढ़कर विचारों में मनोभावों का आदान प्रदान किया जाता है। लिखित रूप भाषा का स्थायी माध्यम होता है। पुस्तकें इसी माध्यम में लिखी जाती हैं। आइए अब कुछ भाषा की परिभाषाएं भी देख लें। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। कुछ परिभाषाएं जो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं वे इस प्रकार हैं। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। जबकि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली प्रकार प्रकट कर सकता है और
दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। दरअसल आरंभ से ही मनुष्य अपने सामर्थ्य द्वारा सभ्यताओं, कलाओं, संस्कृतियों और इतिहास का निर्माण करता आया है। इन्हीं में एक है लिपि। मनुष्य ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न लिपियों का निर्माण भी किया। लिपियों द्वारा ही भाषाओं का जन्म होता है। भाषा और लिपि का संबंध इसीलिए चोली दामन का माना जाता है। इनके उद्भव और विकास का इतिहास आज भी मनुष्यों के बीच शोध का विषय है। व्यक्ति ने आरंभ में जंगलों एवं गुफाओं में रहकर अपना जीवन यापन किया। उसने अपनी बातों के स्मरण के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों का भी निर्माण किया, जो बाद में धीरे धीरे सुदृढ़ लिपियों में बदलते गए और उनका विकास होता गया। विकास लिपि के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने चित्रों एवं लकीरों के माध्यम से इसे विकसित किया और वर्णाकार रूप दे दिया। धीरे धीरे इन आकृतियों को प्रतीक चिन्हों में बदला जाने लगा, जिसका नाम बाद में लिपि दिया गया। लिपि के माध्यम से ही धीरे धीरे विविध भाषाओं की लिपियां बननी आरंभ भी हुई। तो इस विकास के साथ या इन परिभाषाओं के साथ ही अब हम बात करते हैं आजादी से पहले हिंदी सिनेमा की भाषा यात्रा क्या है। हिंदी भाषा का रंग रुतबा ही कुछ और है। इसकी विशेषता यह है कि इसको जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। भाषा में जितना भावनात्मक राग होगा वह उतना ही समृद्ध होगी। हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण लेखन राही मासूम रजा वास्तव में साहित्य और सिनेमा के बीच सेतु का काम करते हैं। वह भाषा को जनता को जोड़ने का माध्यम मानते हैं। उनका मानना है कि भाषा जाति से नहीं, समाज और व्यक्ति की रुचि से निर्मित होती है। अपनी बहुचर्चित किताब सिनेमा और संस्कृति में उन्होंने सिनेमा के विभिन्न बिंदुओं पर बात भी की है। भाषा के प्रश्न पर वे कहते हैं, पंजाबी भाषा और पंजाबी साहित्य ये दोनों इस बात का सबूत हैं कि धर्म और भाषा में कोई दूरी या करीबी रिश्तेदारी नहीं है। पाकिस्तानी पंजाब का मुसलमान जो भाषा पढ़ता, लिखता और बोलता है, उसका नाम भी पंजाबी है। हिंदुस्तानी पंजाब का सिख जो भाषा लिखता, पढ़ता और बोलता है, वह भी पंजाबी है। मुसलमान पंजाबी भाषा को उर्दू में लिखता है, हिंदू पंजाबी को देवनागरी लिपि में लिखता है और सिख गुरुमुखी में। अगर पंजाबी जो भाषा गुरुमुखी में लिखता है, हिंदू उसी को देवनागरी में लिखता है और कोई उसे उर्दू में लिखता है, तो ऐसे ही अंग्रेजी को भी देवनागरी में लिखा जा सकता है। वैसे भी हमने अंग्रेजी सहित ना जाने कितनी भाषाओं के शब्दों को हिंदी में समाहित किया जाता रहा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के संदर्भ में भी वह एक निर्णायक बात इसी पुस्तक में कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने के लिए 100 बरस तो दीजिए, और जब तक के लिए या सारी हिंदुस्तानी लिपियों में लिखी जाने वाली हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाइए या देवनागरी को राष्ट्र लिपि कहिए और भारत की सारी भाषाएं एक लिपि में लिखिए। लोगों के पास आने के लिए एक सड़क तो देनी ही होगी ना। यदि देश की सारी भाषाएं एक लिपि में लिखी जाने लगेंगी तो भाषाओं को और उनके भाषियों को घुलने मिलने का मौका मिलेगा, शब्दों का लेन देन होगा और यूं 100-125 बरस में एक राष्ट्रभाषा उगाएगी। इस नई भाषा का नाम गांधी जी पहले ही रख गए थे, हिंदुस्तानी। राही मासूम रजा का यह बयान हिंदी भाषा साहित्य और सिनेमा के बीच के संबंध को गहराई से दर्शाता है। साथियों, साझी सांस्कृतिक विरासत दावे को लेकर कई तरह की धारणाएं बनी हैं। सिनेमा में यह धारणा एक तरफ टूटती है तो एक तरह कहीं ना कहीं जुड़ती भी है। इस संदर्भ में हंस पत्रिका के सिनेमा विशेषांक में चंदन श्रीवास्तव के लेख का एक हिस्सा आपके समक्ष रखना चाहूंगी। हिंदी फिल्मों के संवादों की भाषा को हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी अथवा
अंग्रेजी के झगड़े से दूर ले जाकर सोचें तो नजर आएगा कि यह एक बहुस्वरी दुनिया है। नजर आएगा कि हिंदी फिल्म शब्द एक व्युत्पत्ति मूलक शब्द यानी जेनेरिक टर्म भर है, एक भाषा के आवरण में बहुभाषा को समेटने वाला शब्द। हम ये देख पाएंगे कि हिंदी सिनेमा के संवाद सांझी संस्कृति के तकाजे से ही नहीं गढ़े जाते, बल्कि कथा में आए पात्र को विश्वसनीय बनाने के लिए भी गढ़े जाते हैं और कथा के पात्रों को गढ़ा जाता है उस औसत दर्शक की कल्पना से जो काल क्रम में हमेशा बदलते रहा है। इस कोने से देखें तो पता चलेगा कि फिल्म मुगले आजम में दिलीप कुमार का अगर उर्दू छोंक वाला यह संवाद कि मुझ पे जुल्म ढाते हुए आपको जरा ये सोचना चाहिए कि मैं आपके जिगर का टुकड़ा हूं, कोई गैर या कोई गुलाम नहीं, तो उसके सामने खड़ी दुर्गा खोटे का संस्कृत की करुणा से सना यह वाक्य भी जरा देखिए। नहीं सलीम नहीं, तुम हमारी बरसों की प्रार्थनाओं का फल हो। याद आएगा कि मुगले आजम की बहुत सारी दुनिया में सिर्फ यही नहीं गाया गया कि जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा, बल्कि उसमें किसी का यह स्वर भी शामिल था, मोहे पनघट पर नंदलाल छोड़ गए ओरे। चंदन श्रीवास्तव की यह टिप्पणी हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा को समझने में निर्णायक है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बाद कर्मा सन 1933 में प्रदर्शित हुई। यह भाषा का जादू ही था कि इस फिल्म ने रिकॉर्ड कमाई की। लोग पहली बार पर्दे पर नायकों और नायिकाओं को बोलते हुए देख रहे थे। मूक फिल्मों की अपेक्षा बोलती फिल्मों को ज्यादा पसंद किया गया, क्योंकि बोलती फिल्मों ने सिनेमा की भाषा को पूरी तरह बदल दिया। नायक और नायिका के बीच के संवादों को ध्वनि मिली, जिसके कारण भाषा की संप्रेषण क्षमता और भी बढ़ गई। उस दौर की मशहूर नायिका देविका रानी को फिल्म स्टार कहा जाने लगा। 30 से 40 के दशक में फिल्म निर्माण का काम तेजी से बढ़ा। कई भाषाओं के लोग एक साथ आकर काम करने लगे, जिससे भाषाई स्तर पर कई परिवर्तन देखने को मिले। इस दौर में हिंदी भाषा का उभार नहीं हुआ था। उर्दू और फारसी का प्रभाव फिल्मों पर जारी था, क्योंकि उर्दू जरा नाजुक भाषा है। नायक और नायिका के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए ऐसी ही भाषा की जरूरत थी। इस संदर्भ में एक हिंदी समय .com पर लिखित एक लेख की टिप्पणी देखना बहुत ही दिलचस्प एवं महत्वपूर्ण होगा। 1933 में फारसी भाषा में पहली फिल्म दस्तूरे नूर इंपीरियल फिल्म कंपनी ने बनाई, जिसमें काम करने वाले सभी कलाकार कानन बाला, सुलोचना, त्रिलोक कपूर, इंदुबाला आदि हिंदू थे और उन्होंने खालिस फारसी जबान में अपने संवाद खुद बोले थे, जिसे सुनकर अरबी फारसी के विद्वानों तक ने मुंह में उंगली दबा ली थी। इसी वर्ष आगा हश कश्मीरी के प्रसिद्ध नाटक यहूदी की लड़की पर इसी शीर्षक से अनोखी शैली में बनी फिल्म में के.एल. सहगल और रतनबाई ने अभिनय किया था। पंकज मलिक ने इसी फिल्म से बतौर संगीत निर्देशक काम शुरू किया और उनके निर्देशन में सहगल द्वारा गाया गीत दिले नादां तुझे क्या हुआ इस समय काफी लोकप्रिय हुआ था। किसी विदेशी फिल्मोत्सव में शामिल होने वाली सीता पहली फिल्म थी। मूक सिनेमा दौर में फिल्मों का अधिकतर निर्माण लोक प्रचलित कथानकों और मिथकों से लेने की एक वजह दर्शक भी थे। भारतीय परिदृश्य में सिनेमा का विकास मूक सिनेमा के रूप में अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही था। आजादी से पहले बोलती फिल्मों के आरंभ होते ही ऐतिहासिक और पौराणिक परिवेश वाली फिल्मों का दौर शुरू हो गया। हालांकि फिल्मों में दिखाया गया इतिहास और पौराणिक ग्रंथ वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि उसमें कल्पना का मिश्रण आ ही जाता है। वर्तमान समय में इन फिल्मों को देखने के लिए पहले उसकी भाषा को समझना होगा, क्योंकि उस दौर का सिनेमा अपनी भाषा के साथ घुला मिला प्रतीत होता है।
40 के दशक में हिंदी फिल्मी गीतों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा। इसी दौर में ए करीम का नाम मशहूर हुआ। मूक फिल्मों के समय से ही सिनेमा में कार्य कर रहे ए करीम ने गीत संगीत के साथ निर्देशन में भी अपना खूब नाम कमाया। उनके गीतों की भाषा का सौंदर्य बोध आम जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है। उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी व हिंदी सहित और भी कई क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार ए करीम ने अपने गीतों में तत्कालीन समाज की स्थिति का बखूबी वर्णन किया है। उनका एक गीत देखिए आप। हम अपने दर्द का किस्सा सुनाए जाते हैं, वो हंस रहे हैं, हम आंसू बहे जाते हैं, मुझे मिटा के भी छोड़ा ना उनकी उल्फत है, भूला रहा हूं मगर याद आए जाते हैं, पिला के फिर उन्हें बेहोश कर दे ए साकी कि होश में तेरे दीवाने आए जाते हैं। यह गीत उस दौर की भाषा का अनुपम उदाहरण है। यह समय एक तरह का सामाजिक फिल्मों का था तो दूसरी ओर प्रेम कहानियों पर भी तेजी से फिल्में बन रही थी। इस गीत में जो रोमानियत है वह केवल अभिनेता की मनोदशा या कहानी की मांग को सामने नहीं लाता, बल्कि तत्कालीन सिनेमा की भाषा को समझने में भी सहायक है। यह वह दौर था साथियों जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जद्दोजहद जारी थी। मूक सिनेमा की तर्ज पर बोलती फिल्मों में भी ऐतिहासिक और पौराणिक फिल्मों का निर्माण होता रहा। आजादी से पूर्व फिल्म निर्माण का केंद्र मुंबई रहा। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। महाराष्ट्र का सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान है। वी शांताराम, दामले और जयंत देसाई जैसे लोगों ने सिनेमा को नई ऊंचाई दी। सिनेमा में गीत संगीत की भूमिका निर्णायक है। यहाँ भाषा का प्रश्न ना हो तो भी गीतों पर चर्चा किए बिना सिनेमा के किसी भी पक्ष को समझा नहीं जा सकता है। उस दौर में अनिल विश्वास का नाम भी तेजी से उभरा। उनकी फिल्म किस्मत इस दौर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। महबूब खान की आरंभिक फिल्मों में अनिल विश्वास का ही गीत है। औरत और रोटी जैसी बहुचर्चित फिल्मों में गीत लिखकर खूब लोकप्रिय हुए। किस्मत फिल्म का देशभक्ति गीत दूर हटो ए दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी लिखकर उन्होंने सफलता के नए मानक बनाए। इस गीत की भाषा में जो ओज और देश के प्रति अपनत्व है वह अनूठा है। यह गीत आज भी लोगों की जुबां पर चढ़ा हुआ है। अनिल विश्वास के धीरे धीरे आ रे बादल और घर घर में दिवाली है जैसे गीतों ने भी खूब लोकप्रियता प्राप्त की। इन गीतों की भाषा में भारतीय समाज का चेहरा झलकता है। जीवन का कोई ना कोई हिस्सा इस दौर की फिल्मों में आ ही जाता है। अंग्रेजी शासन में इनकी फिल्में भारतीय समाज की सांस्कृतिक अस्मिता की अभिव्यक्ति इसलिए कर पा रही थी क्योंकि इनकी भाषा हिंदुस्तान की भाषा थी। इनकी भाषा में भारत की वैभवशाली परंपरा का चित्रण मिलता है। इस दौर के फिल्मकार अपनी फिल्मों से जन जागरण का कार्य कर रहे थे। इस दौर की फिल्मों की भाषा में सामाजिक विसंगतियों को उठाया जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि भाषा की अस्मिता किसी भी चीज की अस्मिता से बड़ी होती है। साथियों, भाषा ना हो तो मनुष्य किसी से संवाद कैसे करे, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कैसे करे। इस दौर में अनेक गीतकार हुए जिनका साहित्य से सीधा सीधा संबंध रहा है। वे फिल्मों के साथ ही साहित्यिक पत्रिकाओं में भी लगातार लिख रहे थे। इनमें मजरूह सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र, साहिर, जान निसार अख्तर, शकील बदायूं, कैफी आजमी, राजेंद्र कृष्ण आदि का नाम बड़ी ही श्रद्धा से लिया जाता है। इस समय फिल्मों के लिखने वाले गीतकार आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। बेशक हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उनके गीतों को भूलना आज भी मुश्किल है क्योंकि वे आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। चूंकि साथियों यह दौर भारतीय आजादी के ठीक पहले का है, इसलिए इस दौर में आजादी के गीत खूब लिखे गए। आजादी हमें यूं ही नहीं मिली,
लाखों लोगों ने अपनी जान दी है। इस समय की फिल्मों में आम आदमी की पीड़ा के साथ आजादी का भी गीत गाया गया। 40 के दशक में राजेंद्र कृष्ण भी बहुत पसंद किए गए। राजेंद्र कृष्ण अपनी भाषा की मारक क्षमता के कारण भारतीय जनमानस को खूब पसंद आए। उनका यह गीत खूब लोकप्रिय हुआ। दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, यह तीरथ है जहान का, कहने को छोटा सा नाम है यह, सोचो तो इसके मतलब हजार, बिखरा है इतिहास गलियों में इसकी, सदियों के बाकी यहाँ पे निशान। इस गीत में दिल्ली का हाले दिल और इतिहास दोनों जीवंतता से प्रस्तुत हुए हैं। भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत की झलक भी इनके गीतों में बखूबी देखने को मिलती है। कवि प्रदीप का रचना संसार जितना लोकप्रिय हुआ उतना अन्य किसी का नहीं। वह पहले ऐसे लेखक थे जिन्हें साहित्य और सिनेमा में बराबर का सम्मान मिला। 40 के दशक में अपनी कविताओं के माध्यम से वे भारतीय जनता को गहराई से प्रभावित कर रहे थे। देशवासियों में देशभक्ति की भावना का विस्तार करने के लिए उन्होंने कई कविताओं का सृजन किया। फिल्म बंधन में लिखे उनके सभी गीत लोकप्रिय हुए। चल चल रे नौजवान गीत युवाओं के बीच में खूब लोकप्रिय हुआ। इस गीत की भाषा में छुपी देशभक्ति की भावना ने युवा पीढ़ी को झकझोर दिया। अपनी कविताओं और गीतों में आजादी का स्वर बुलंद करने वाले कवि प्रदीप अपनी सहज और सरस भाषा के कारण अन्य लोगों से ज्यादा प्रेम प्राप्त करने में सफल हुए। अपने गीतों के कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार भी होना पड़ा, लेकिन उनका लेखन जारी रहा। अपने प्रिय मित्र और हिंदी सिनेमा के मशहूर हस्ती हिमांशु राय के निधन के साथ कवि प्रदीप ने फिल्मों से रिश्ता काफी सीमित कर लिया। वास्तव में एक कवि का जो समाज के प्रति भाव होता है वह प्रदीप जी के अंदर था। सिनेमा की निर्मम दुनिया उनसे उनकी संवेदना नहीं छीन पाई। आरंभ से आजादी तक का सिनेमा भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक पौराणिक जीवन की अभिव्यक्ति है। देश की स्वतंत्रता बहुत दूर नहीं थी, लेकिन आसान भी नहीं थी। ऐसे इनमें सिनेमा की भाषा ने क्रांति का काम किया। आम जनता को जगाने और अपने देश के प्रति भाव भरने में सिनेमा का कोई तोड़ नहीं है। सिनेमा कलात्मक अभिव्यक्ति है। इसकी भाषा का स्वरूप स्थायी नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज के बदलने के साथ ही सिनेमा के पात्र, उसकी घटनाएं, उसका उद्देश्य भी बदल जाता है। आरंभ में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में जो फिल्में बननी शुरू हुई, जिनमें मराठी सिनेमा का प्रभाव अधिक था, लेकिन व्यवसाय से जुड़े होने के कारण सिनेमा को एक ऐसी भाषा चाहिए थी जिसका संबंध सबसे हो, जो पूरे समाज की संपर्क भाषा हो। हिंदी इसके लिए स्वीकार्य थी, क्योंकि उस समय गांधी जैसा महान व्यक्तित्व हिंदी को राष्ट्र बनाने का बीड़ा उठा चुका था। हालांकि गांधी सिनेमा को बहुत अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन यह भी सच है कि हिंदी में अपनी बात जन जन तक ले जाने में सिनेमा से बड़ा और सरल अन्य कोई माध्यम भी नहीं था। भाषा और सिनेमा के संबंध में विचार करते हुए यह समझना भी आवश्यक है कि सिनेमा किसी विशेष भाषा के प्रति आग्रही नहीं होता। जो मार्केट की भाषा होगी, जो समाज द्वारा स्वीकृत भाषा होगी, वही सिनेमा की भाषा होगी। इसमें कोई शक नहीं है साथियों कि सिनेमा उद्योग को विस्तार देने में हिंदी पट्टी की ओर से अधिक अहिंदी वालों की भूमिका रही है। भाषा और सिनेमा की रिश्तेदारी की जो समय समय पर बदलती रहती है, जो यह बताता है कि समाज की धारा में सिनेमा बहता है, ना कि सिनेमा की धारा में समाज। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सिनेमा आवाम भाषा को ही स्वीकार करता है। आजादी से पहले की भाषा नैतिकता और आदर्शवाद के दायरे में रहकर विकसित हुई। भारतीय आजादी के हजारों गीत हिंदी भाषा में ही लिखे गए। आज हिंदी का जो वर्चस्व विदेशों में बना है, उसमें सिनेमा की यह महत्वपूर्ण भूमिका निर्णायक रही है। स्वतंत्रता से पहले अनेक भाषाओं में फिल्में बनती थी, लेकिन धीरे धीरे यह हिंदी तक सीमित हो गई और भारतीय भाषाओं की प्रत्येक भाषा में स्वतंत्र रूप से फिल्म बनने लगी। मैं आशा करती हूँ कि आजादी से पहले हिंदी सिनेमा की भाषा पर बात करते हुए कुछ कुछ आप लोगों की दृष्टि अवश्य ही साफ हुई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।